बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, जलसे जुलूस सियासी सरगर्मियाँ किसी भी जमहूरियत का बहुत बड़ा हुस्न तो होते हैं, लेकिन ये जो सियासी जमातें होती हैं उनका आइनी हक भी होता है। और महज़ब माशरों में, महज़ब मुल्कों में जो सियासी और अवामी इज्तिमात हैं उनके लिए कुछ लॉज, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसको वो सख्ती से फॉलो करते हैं ताकि कोई नुक्से अमन का कोई मसला दरपेश ना हो। अगर इसके कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ सख्त सजाएं मौजूद हैं। लेकिन देखा यह गया है कि उन महज़ब ममालिक में जो है ऐसे कानून की बड़ी पासदारी की जाती है। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल 2024 जो कि बाज़ाब्ता तौर पर कानून बन चुका है, और ये बिल किसी इज्तिमा को रोकने के लिए नहीं है, ना ही किसी सियासी सरगर्मियाँ जो है उन पर कदगन लगाने के लिए, और ना ही आज़ादी इजहार का जो हक छीनने के लिए, बल्कि तमाम आईनी तकाजे पूरे करता है। और इस्लामाबाद को इस कानून की इस वक्त अशद ज़रूरत भी थी। पीटीआई को इसी कानून और जवाबित के तहत जलसे की इजाज़त दी गई थी। गो के ये अलग बहस है कि वो जलसा नाकाम रहा, लेकिन जिस तरह से कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी की गई है वो सब ने देखा। और बात सिर्फ इनराफ तक ही मौजूद नहीं रही, बल्कि पीटीआई के जो कायदीन थे उन्होंने अवामी मसाइल पर तो कोई बात नहीं की, जलसे का एजेंडा तो कोई सामने लेकर नहीं आया, बल्कि हर्जा सराई की, रियासती इदारों पर धोस, धमकियाँ और नाजिबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। और पीटीआई ने यकीनन अपनी जो पुरानी रविश है इंतशार की वो तो जारी रखी, मगर उसके कायदीन जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुख्तलिफ मुकदमा थानों में मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और भी दीगर मामला है जिसको आगे हम डिबेट करेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस तमाम सिनेरियो में जो मौजूदा हुकूमत है उसकी मुल्की सलामती को ले ले या फिर मुआशी इस्तेहकाम को ले ले, जितनी काविशें हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। SIFC के तहत इस मौजूदा हुकूमत ने मिलके जो बेहतरीन इकदाम किए हैं उसके यकीनन कुछ नताइज तो आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का एक इमेज अच्छी तरह बिल्ड हो चुका है, मगर सवाल यहाँ ये उठाएंगे हम कि तमाम मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो इकनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो दोबारा एक शेप दिया गया है, वो तमाम चीज़ें लेकर मौजूदा हुकूमत जितनी फोकस है उतनी ही क्यों पीटीआई इस वक्त जो है वो एक सियासी इंतशार चाह रही है। ऐसे वक्त में जब अगले माह हम देख रहे हैं कि SCO का बड़ा अहम इजलास हो रहा है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ला रहे हैं, इन तमाम हालात में हुकूमत जो है इन इक़दाम को किस तरह जारी बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी सीनियर रहनुमा है ताहिरा औरंगजेब साहिबा, नासिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ रिजवान रजी तज्जियाकार स्काइप पर मौजूद हैं, बैरिस्टर आमिर हसन रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। ताहिरा साहिबा, आपसे ही बात कर लेती हूँ क्योंकि आपकी बड़ी एक तजुर्बा भी रहा है, आपने बड़े अदवार भी देखे हैं। माजी में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, उन्होंने यकीनन जलसे जुलूस भी किए हैं और उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ यकीनन तनकीद भी हो जाती थी। वो तनकीद हम देखते थे कि तनकीद बराए इस्लाह होती थी, तामीरी कामों पर होती थी, अवामी इशूज़ को लेकर होती थी। मगर अब जो आपने ये रिवायत देखी है पीटीआई की, इसको आप किस तरह कंपैरिजन करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने वाकई बहुत अदवार देखे हैं सियासत के। और जब मैं पहली मरतबा बल्दिया में भी गई तो मैं अपोजिशन में बैठी, और जब मैं असम्बली में भी आई तो मैंने अपोजिशन से सियासत का आगाज़ किया। और अपोजिशन में बहुत कुछ सीखा जाता है, लेकिन उस अपोजिशन में बैठ के ये काम हमने नहीं किया जो आज मैं देखती हूँ। ये पिछले दौर में मैं देखती हूँ जब 16 माह की हमारी गवर्नमेंट थी, वो इन्होंने अपनी हुकूमत तोड़ी भी खुद, और उसके बाद जब हम वोट नो कॉन्फिडेंस ले आए तो इन्होंने 16 माह जिस तरह से सलूक किया असम्बली के अंदर बैठ के, जो गोल गपाड़ा था, चोर चोर, डाकू डाकू, इसके अलावा मैंने इनके मुंह से कोई अच्छी बात नहीं सुनी। हालांकि जब हम लोग अपोजिशन में थे तो आप वाली बात सही है, मुस्बत बात हमारे कायदीन करते थे, लोकल जो इशू होते थे, जो पाकिस्तान के इशू होते थे, उन पे बात की जाती थी। और ये मुझे समझ नहीं, मैंने पहली दफ़ा ये अपोजिशन देखी है कि ये काम वारदात डाल के तो असम्बली में आके छुप जाते हैं। ये असम्बली जो है ये बहुत बाइक़्तिदार अदारा है और बड़ा पाकिस्तान का एक आइनी अदारा है, इससे बड़ा और अदारा कोई नहीं। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं तो हौसला रखें, हिम्मत रखें, फिर बड़ी दिलेरी से आप गिरफ़्तारी भी दें, उन मुकदमात का सामना भी करें और फिर उसके नताइज भी भुगतें। ये नहीं कि आप ललकार के कहें हम जेल से निकाल के इमरान खान को ले जाएंगे, हम छुड़ा के ले जाएंगे, और फिर जो उन्होंने ज़बान परसों
इस्तेमाल की जर्नलिस्ट के लिए, मुझे वो भी सुन के बहुत दुख हुआ। और चीफ मिनिस्टर पंजाब, एक ठीक है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, एक खातून है, एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है और एक नानी भी हैं। तो उनका हर किरदार देखिए बड़ा मुस्बत है। और वो खातून हैं जिन्होंने अपनी वालदा के साथ आमरीत का मुकाबला किया और उनकी वालदा ने अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, कल उनकी बरसी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने आमरीत का मुकाबला किया और एक बिल्कुल घरेलू खातून थी। और जिस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए तो वो फ़ौरन अपने घर में वापस अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने चली गई। तो मरीम नवाज साहिबा ने अपनी उस वालदा की तरबियत ली है। और एक वालिद जो उनके मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ये लिखा गया है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो दहशत गर्दी नहीं थी, महंगाई का ग्राफ जो था 3.6 था, 3.8 था, सिंगल डिजिट में था, दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था, लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था। उसके बावजूद 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो थे वो खुशहाली की तरफ जा रहे थे, 60 लाख से ज़्यादा लोग रोज़गार उन्हें मिला। और ये जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर साहब ने सी पैक के लिए पाकिस्तान में आना चाहा तो इन्होंने, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर पाकिस्तान थे, उनके दौर में इन्होंने आके धरना दिया और फिर उस धरने के बाद बैठ ही गए। क्या ये मुल्क के साथ वफादारी है? क्या इसे मुहब्बत वतनी कहते हैं? क्या इसे आप पाकिस्तान के साथ अच्छे हालात कहते हैं? आप अगर एक सियासी जमात हैं तो आपको इंतशार से, आपको गुलगपाड़े से आपको दूर रहना चाहिए और आपके तमाम मेंबरान को ये अंदाज़ा होना चाहिए। आज बहुत बोले वो हाउस में भी, जबकि स्पीकर साहब ने ये कह दिया था कि मैंने कमेटी बना ली है और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के MNAs हैं और मैं इंक्वायरी करा रहा हूँ गेट नंबर 1, 2, 3, 5 और कैबिनेट गेट तक के भी जो CCTV फुटेज कैमरे हैं, मैं उनकी तमाम फिल्म मंगवाऊंगा और इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी, छानबीन की जाएगी कि वो कौन नकाबपोश लोग थे जो अंधेरे में रात को 3 बजे आए। लेकिन ये भी तो सोचें कि हमारे पीछे आज तक कोई घर में भी 3 बजे नहीं आता, तो वो क्यों आए? ये इस किस्म के काम करके तो छुपने की जगह असेंबली नहीं है। फिर काम ही ऐसा ना करो, फिर काम ऐसा ना करें। ठीक है। और फिर अगर करें तो दिलेरी से गिरफ्तारी दें कि हाँ जी हम आ गए हैं गिरफ्तारी देने। बिल्कुल सही। फिर ये काम नहीं होना चाहिए। नासिर साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान की मईशत को लेके तो हमने बड़ा इसमें उतार चढ़ाव देखा, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब वाकई इस वक्त मौजूदा हुकूमत अपनी सियासत को दांव पर लगाकर ऐसे फैसले कर रही है, मुश्किल फैसले कर रही है जो शायद उनकी सियासत के लिए तो बेहतर ना हो लेकिन मुल्की मुफाद में हो, ऐसे में कितना ये जो सियासी इंतशार PTI की जानिब से ये मुल्की मईशत को और फिर मुल्की सलामती के लिए कितना ख़तरनाक है? आई थिंक सियासी इंतशार चाहे अब हो चाहे पहले होता रहा, कभी भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं रहा। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देख लें तो जब जब भी हम ग्रोथ की तरफ गए हैं, किसी न किसी सूरत में हमारी इकानमी को डिस्टेबलाइज कर दिया गया, चाहे वो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से इस सेटअप को हिलाया गया। अब अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें, हम हर वक्त उनकी एग्जांपल देते रहते हैं, चाइना को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को देख लें, तो वहाँ पे भी जब भी तरक्की हुई है, हम पिछले 20 सालों की एग्जांपल लेते हैं कि बांग्लादेश ने अच्छी तरक्की की है, इंडिया ने की है, तो वहाँ क्या चीज़ हमसे डिफरेंट क्या थी? डिफरेंट वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 70 साल से हम जो चीज़ नहीं कर पाए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सके। अभी भी आप देखें कि अगर हम पिछले रिसेंटली 20 सालों की हिस्ट्री देख लें तो कोई भी टेन्योर हमारा ऐसा नहीं रहा जिसमें 2 से 3 साल से ज़्यादा अरसा एक स्टेबल गवर्नमेंट रही हो। किसी न किसी तरीके से उसको डिस्टेबलाइज कर दिया गया। अब वो कौन सी फोर्सेज हैं जो डिस्टेबलाइज करती हैं वो सबको पता है, उस पर कौन अमल पैरा हो रहा है वो सबको पता है। इस वक्त मैंने कुछ अर्सा पहले एक आर्टिकल भी लिखा था कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है, और ये हम अब सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बात कर रहे, डिफरेंट कॉरिडोर से भी ये बात हो रही है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब चाइना गए थे तो उन्होंने भी एक क्लियर मैसेज दिया था। इवन जब हम अब गल्फ़ के साथ बात कर रहे होते हैं SIFC के थ्रू, तो वो भी एक मैसेज बड़ा क्लियर देते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट तब लेके आएंगे जब आपके मुल्क में हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आएगी। तो अनफॉर्चुनेटली हम जब इकनॉमिक नंबर्स को देख लेते हैं तो हमें खुशी होती है कि इस वक्त इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो गया है,
महंगाई जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। ग्लोबली ऑयल प्राइसेस काफ़ी नीचे आए हैं, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में। प्लस इस गवर्नमेंट की जो सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने काफ़ी अरसे से एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया हुआ है, वो हमारे लिए बहुत ही खुशाइन बात है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है कुछ हद तक जो है वो इम्प्रूव हुई है। तो अब इस इकनॉमिक जो रिवाइवल जिसको हम कहते हैं या इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ अगर हमने सफ़र करना है, तो उसके जहाँ और बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम फंडामेंटल उसके कह सकते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अब वो कैसे आ सकती है, इसके लिए भी हमें तमाम जो पावरफुल हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें सेंट्रल अथॉरिटी को ले लें, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को ले लें, उसमें आप सिविल सोसाइटी को ले लें, इन सब को हमें एक पेज पे लाना होगा, जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि एक पेज। तो जब तक चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो सिटिंग गवर्नमेंट हो, चाहे अदर इदारे हों, उन सब को एक पेज पे आने की ज़रूरत है। ठीक है आमिर साहब, अब दुनिया भर में महज़ब जमहूरी ममालिक अपने सियासी इज्तिमा के लिए जो है कानून बनाती है और उस पर सख्ती से अमल पैरा भी होता है। अब जो अमन आमा बिल 2024 पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से जो है मंजूर हुआ और अब कानून बन चुका है। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल भी है और यहाँ पर जिस तरह से डिप्लोमेटिक मूवमेंट होती है और जो शारअ दस्तूर है, जहाँ पे आप प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, दीगर सरकारी इदारे हैं, यहाँ पर इस शहर को इस कानून की बहुत अशद ज़रूरत थी। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, रियासतों को ज़रूरत होती है, सिर्फ इस्लामाबाद को नहीं ज़रूरत है, लाहौर को भी ज़रूरत है, कराची को भी ज़रूरत है। हर तरफ एहतजाज है और बिला वजह एहतजाज है। एहतजाज बुनियादी हक होता है, लेकिन अगर वो एहतजाज बहुत से लोगों के बुनियादी हक को सलब करे तो फिर वो किस तरह बुनियादी हक रह जाता है। इसीलिए पार्लियामेंट कानून साजी करती है, करनी चाहिए और उसने की है। पिछली हुकूमत जब थी पीटीआई की, उन लोगों ने, उनका भी प्रपोज बिल था, इन लोगों ने नहीं किया, शायद वो इससे भी ज्यादा सख्त था। और उस वक्त आपको याद होगा कि इन्होंने वजीर आजम साहब जो थे उस वक्त के, वो तो ये कहते थे कि जिसने जलसे में कुर्सियां दी हैं मैं उसे भी गिरफ्तार करूंगा कि उसने कुर्सियां क्यों दी हैं। और देखिए, एक कानून बनना चाहिए। मैं तो इस पे एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये भी कहूंगा कि अच्छा होता कि अपोजिशन भी इसमें अपनी तजावीज देती, बल्कि ये बिल कमेटीज के पास जाता है, बैठे बात करें और इसे एक पावरफुल तरीके से इसे लेके आए और इसे नाफिज करें। अच्छा, ये जो बातें हो रही हैं, थोड़ा सा हम ना माजत खाना रवैये में बात कर रहे हैं कि कानून होना चाहिए, हालात हैं, देखिए, और कह रहे हैं जी कल जो हुआ वाकयात ऐसे नहीं होने चाहिए थे। कल जो वाकयात हुए उस पर तो नोटिस ले लिया स्पीकर साहब ने, और वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, बड़े ऑनरेबल स्पीकर हैं, उन्होंने ले लिया इस पे नोटिस। लेकिन जो परसों रात को हुआ उसका नोटिस कौन लेगा? क्या कौम को उसका नोटिस नहीं लेना है? क्या रियासत को उसका नोटिस नहीं लेना है? क्या मीडिया को उसके बारे में बात नहीं करनी है? जो गलीज जुबान इस्तेमाल की जा रही है रियासत के बारे में, रियासती इदारों के बारे में, और जिस तरह गुंडागर्दी की जा रही है, एक सूबे का वजीर आला आपको डेडलाइन दे रहा है, 15 दिन के बाद ना किया तो मैं अडियाला जेल से रिहा करा लूंगा। और जब तू था अडियाला जेल में तो तुझे कौन रिहा कराने पहुंच गया था? ये मतलब ये गीदड़ भबकियां होती हैं। हद हो गई है कि इन लोगों की बर्दाश्त किए जा रहे हैं, बर्दाश्त किए जा रहे हैं। ये धरने के लिए आए तो महीनों बैठ जाएं, ये 9 मई करें तो फिर भी कोई बात ना हो। ये इतनी इतनी गलीज जुबान, जब आर्मी चीफ ने गोद में बिठा के सियासत करवाए तो वो कौम का बाप होता है, और जब कोई मेरिट पे आया आर्मी चीफ, इनकी बातें मानने से, इनके सियासी आलाकार बनने से, इनके एक पेज से इनकार कर दे तो उसे मीर जाफर मीर सादिक कहने लगते हैं। जो गलीज जुबान इन्होंने इदारों के बारे में, इदारों के सरबराहों के बारे में इस्तेमाल की है, मुझे बताएं उसका नोटिस कौन लेगा? कौन सोया हुआ है यहाँ पे? कहाँ है हमारी अदालतें जो जाग जाती हैं अगर एक जज के बारे में? वो तो ये भी कह रहे हैं कि अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे। अली अमीन गंडापुर ने तो ये भी बात की है, वो तो अदालती जो हुक्म है उसको भी मानने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, लेकिन अदालतों को भी देखना चाहिए ना। अगर एक जज की तौहीन अदालत लग जाती है, एक जज की तज़हीक करने पे, तो एक इदारे की तज़हीक नहीं, उसके जलाओ घिराव के बाद कौन सी शिकें लगनी चाहिए थी, कौन सा कानून किसी हरकत में आना चाहिए था। देखिए, पार्लियामेंट बिल्कुल इस्तेहकाक है मेंबर पार्लियामेंट का कि उसकी गिरफ्तारी से पहले स्पीकर साहब को बताया जाए, और स्पीकर साहब ने उस पर नोटिस ले लिया है। लेकिन क्या रियासत का कोई इस्तेहकाक नहीं है कि जिसके बारे में ये जुबान इस्तेमाल की जाए?
क्या कानून का, ये जो कहते थे कि हम एक पाकिस्तान में एक कानून होगा, अब कह रहे हैं कि अडियाला में बाकी कैदी बंद रहे, उन्हें अदालतें देखें, लेकिन एक कैदी को आज एनआरओ दे दो, ठीक है। उसे हम उठा के ले जाएंगे। ये कौन सी गुंडागर्दी है जी? तो मैं समझता हूं कि हमारा आज का जो मौजू है वो ये नहीं होना चाहिए कि ये पार्लियामेंट के 4-5, अब मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, बदजुबान गिरफ्तार हुए हैं। कोई ये ऑनरेबल लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? इनकी इनकी वोकेबलरी क्या है, इनकी गुफ्तगू क्या है जो ये गिरफ्तार हुए हैं? और अगर वो तो आप वही साथियों बोली के बोल बारे रहे में हैं ना करें, जो बानी पीटीआई बोलते थे, वही उनके कायदीन भी वही बोल तो रहे मैं कह हैं। रहा हूं। रिजवान नजीर मैं साहब, ये कह रहा हूं कि जी अबू जहल के चेले भी जहल के परवरदा होते ठीक हैं, है, वो वही करेंगे। ठीक है। रिजवान रजी साहब, एक हौलनाक तजुर्बा हमने 2014 में देखा, 126 दिन का धरना, मौलाना ताहिरुल कादरी भी साथ में थे जो कि वापस हो लिए थे। इस्लामाबाद पर हमला आवर होना, तमाम तहरीरी जमानतों पर जो है उनको पामाल करना, शहरक पर चढ़ाई कर देना, ये 10 साल से हम देख रहे हैं। यही हमने देखा, हुकूमत में आए तो उस वक्त ऑपोजिशन को टारगेट किया हुआ था, अब ऑपोजिशन में बैठे हैं तो फिर हुकूमत को या फिर जो मुल्क की सलामती है, मुआशी हालात है, उसको डिसेबल करने की बातें की जा रही हैं। ऐसे वक्त में आप इस तमाम सिनेरियो को किस तरह समअप करेंगे कि अगले महीने SCO का इजलास भी है, इतने बैनुल ममालिक के कायदीन आ रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमिकली रिवाइवल हम कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए हम दूसरे ममालिक को यहाँ पे आइडियलाइज करा रहे हैं। ये वही मंजरनामा नहीं चल रहा जो उस वक्त हमने देखा था 2014 में, जब चीनी सदर आने वाले थे और ये धरना दे दिया गया था पीटीआई बानी ने। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, दुरुस्त निशानदेही की है। बैरिस्टर अहमद भाई जो हैं उनके बाद बोलना वैसे ही जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। उन्होंने सारा मामले को समाप्त तो कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा तारीखी हकायक की तरफ नजर डाल रहा हूँ। आपा बैठी हैं हमारी और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, ताहिरा आपा से। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, 2014 के अंदर चीन के सदर आ रहे थे और वो 45 अरब डॉलर, जो बाद में 65 अरब डॉलर मालियत का CPEC का इफ्तिताह करने आ रहे थे। उसके लिए धरना दिया गया, 126 दिन का धरना दिया गया। इसलिए मैं उन लोगों में शामिल हूं जो इस बात के ऊपर इसरार करते हैं कि ये मुकामी पॉलिटिक्स नहीं थी, ये किसी पाकिस्तान के दुश्मन की प्लानिंग थी। फिर ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन की जुबान बोलते हुए यहां तक चले जाते हैं कि मेरे मुंह में खाक, नकले कुफर कुफर नबाशत, वो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बात करते हैं। और इन अकल के अंधों को पता नहीं है कि रियासत के डिफॉल्ट होने का मतलब क्या होता है। बेटियां बिक जाती हैं अगर रियासत डिफॉल्ट कर जाए तो। देखिए जाके उन मुल्कों को जहां पे खाना जंगी के नतीजे के अंदर रहने के हालात नहीं है, तो उनके लोग किस हालत में दुनिया के गली कूचों के अंदर रुल रहे हैं। और ये मुंह से ऐसे ही निकाल देते हैं। हमें तो ये लफ्ज जुबान पे लाते हुए खूब हमारी जुबान रुक जाती है कि हम पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात करें। और वो बड़े आराम के साथ जब चाहा पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात कर दी। पाकिस्तान है भाई, वो कोई भीख मांग के बनाया गया मां के नाम का हॉस्पिटल नहीं है कि जिसकी डोनेशन जो है वो आप जुए में लगाते फिरें, और जिसकी डोनेशन जो है वो आप दूसरे गुलशरों में उड़ाते फिरें। ये पाकिस्तान है, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की आदर्शों और ख्वाहिशों का महवर और मरकज। खैर वो तो उस वक्त हो गया, और जब इनका 126 दिन का वो धरना उठा तो फिर चीन के वजीर आजम तशरीफ लाए और सारा कुछ हुआ। इस वक्त फिर यही होने जा रहा है। ये जो इस वक्त उन्होंने कहा है ना कि हम फ्राइडे को ये कर देंगे और हम 21 को जलसा करेंगे और ये करेंगे, तकलीफ क्यों हुई है? ये एकदम टॉप गियर के ऊपर क्यों डाला है? बिल्कुल। SCO के अंदर चाइना के वजीर आजम साहब आ रहे हैं। जी जी। और वो उस SCO, हमने सोचा कि चाइना के वजीर आजम साहब आ रहे हैं, मौका अच्छा है। हमारे दफ्तर खारजा ने और वजारत सनत और तिजारत ने कुछ एग्रीमेंट्स के ड्राफ्ट तैयार किए जो कि उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर हम दस्तखत करवा लेंगे, दस्तखत कर लेंगे उनके साथ। एक जंप स्टार्ट मिल जाएगा CPEC 2 को। अब इन्हें कहीं से खबर पता चल गई इस बात की कि ये तो फिर एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक और काम होने लगा। उन्होंने फिर जनाब एहतजाज की कॉल दे दी है। ये सारा ड्रामा जो है, मैं आपको पूरी वसूख के साथ कह सकता हूं, ये चीन के वजीर आजम साहब के पाकिस्तान के दौरे के ऊपर
बदमज़गी पैदा करने के लिए है। और मैं समझता हूं कि रियासत को अब की बार वो वाला एडवांटेज नहीं देना चाहिए और इससे निपटना चाहिए। और आखिरी बात, जहां तक एहतजाज की बात है, आमिर भाई ने भी कहा, तारा आपा ने भी कहा कि ये बुनियादी हक है, बिल्कुल एहतजाज है, लेकिन जिन लोगों की आप मिसाल देते हैं, आप जरा पता तो करें जाकर, अमेरिका की और यूरोप की यूनिवर्सिटियों के अंदर एहतजाज हुए हैं फलस्तीन के मौजू के ऊपर और कई कई दिन हुए जी। और वहां की अदालतों ने ये कहा कि देखिए, आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए एहतजाज नहीं कर सकते और कैंपस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमने एहतजाज के लिए जगह मखसूस की है, आप वहां पे जाके एहतजाज कर रही है, आपका एकेडमिक नुकसान नहीं होना चाहिए और ना हम होने देंगे। तमाम कैंपसेस से एहतजाज उठाए गए। आपने एहतजाज करना है, आप फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसके लिए जाके एहतजाज कीजिए। जो फलाने चौक या फलाने ग्राउंड के अंदर इकट्ठे होना है, आप इकट्ठे होइए, नारे लगाइए, बैनर दुनिया उठाइए। भर में रिजवान रजी साहब, दुनिया भर में जो है ना, मैंने वही जो शुरू में बात की थी कि मुअज़्ज़म ममालिक में इस पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। बरतानिया में है क्रिमिनल डैमेज एक्ट है, फ्रांस में फ्रेंच पीनल कोड है, न्यूयॉर्क पीनल कोड है। मतलब ये कि कोई भी अगर इस कानून के तहत खिलाफ वर्जी करता है तो सख्त से सख्त सजाएं होती हैं, कम से कम 10 साल की भी सजाएं होती हैं। यहाँ पे तो अब वही बात है ना कि जो एक रिवायत रख दी गई है उसी को लेके वो फॉलो करें, और ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। मैं ज़रा तायरा साहबा से इस हवाले से बात कर लूँ। तायरा साहबा, यकीनन ये दूसरी दफ़ा ये मतलब हम समझ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरह एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जितना ABC मैं भी गिनवा रही हूँ, रिजवान साहब ने भी बात की, नासिर साहब भी बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिकली रिवाइवल मूड पे है। बैनुल-अक़वामी सारे डेलीगेशंस आ रहे हैं, MOUs साइन हो रहे हैं, मतलब डिप्लोमेसियाँ चल रही हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चल रही है। इन तमाम चीज़ों में ये टाइमिंग आज ही सलमान अकरम राजा का, जो कि अभी उन्होंने ओथ लिया है इनका PTI का, लेने के बाद उनका जो बड़ा ऐलान है कि जुम्मे को हम पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज करेंगे, ये क्या मैसेज जा रहा है? जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं SCO के, वैसे इस तरह की तो हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो जनाब शहबाज शरीफ साहब की काविशों से, कोशिशों से ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए। और प्राइम मिनिस्टर चाइना के 11 साल के बाद हमारे मुल्क में आ रहे हैं जी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी काविशें हैं हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर साहब की। तो ये सोचा समझा एक मंसूबा है। चंद दिन पहले, क्या परसों तरसों की बात है, कि इजराइल की अखबार में तस्वीर लगी हुई थी इमरान खान साहब की और उन्होंने उनके बारे में कमेंट किए हुए थे। ये तो सब कहते हैं कि इमरान खान इसराइल का ब्रांड है, जो पाकिस्तान का ब्रांड ही नहीं। जिसके बच्चे इसराइल के घरों में परवरिश पा के परवान चढ़ रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं? वो यही कुछ सीख रहे हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ दुश्मनी, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें। ये इमरान खान का एजेंडा है और इस एजेंडे पे उनके तमाम पैरोकार जो हैं वो चल रहे हैं, बगैर सोचे समझे कि पाकिस्तान को उनकी इस इंतशार का, इन जुलूसों का, इन हड़तालों का, ये इस किस्म की जो वो बयानात दे रहे हैं। आज उनका बड़ा बयान आया बानी PTI का। पहले तो था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, आज उनकी स्टेटमेंट आई है मैं किसी से बात नहीं करूँगा। तो आप उसे क्या समझेंगे उस मैसेज को? ये इंतशार की इंतहा इब्तिदा उन्होंने अपने मुंह से निकाल के कर दी कि मैं तो किसी से भी डायलॉग करने को तैयार नहीं। तो फिर वो क्या करना चाहता है इस पाकिस्तान को? क्योंकि जैसा मेरे भाई ने कहा कि डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ हमें मुंह से निकालते हुए 10 दफ़ा सोच आती है। उन्होंने जाने से पहले कहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह में इकॉनमी को ऐसे किया कि हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए। IMF हमारे साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हो गया। औरंगज़ेब साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी काविशें हैं। उन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज में IMF के साथ मुज़ाकरात किए, पहले उनकी टीम के साथ, फिर उनके साथ। और पाकिस्तान, आप सही कह रही हैं, आज महंगाई, हमने अपने मंशूर में कहा था इलेक्शन के कि महंगाई को हम सिंगल डिजिट में लाएंगे, और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से, प्राइम मिनिस्टर साहब की काविशों से महंगाई 9.6 पे आ गई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हुकूमत की। फिर जितने बैंक्स हैं उन्होंने सूद की शरह कम से कम 2.5-3% कम कर दी है ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। ठीक है। ये वो माशी इशारे हैं जो PTI को हजम
नहीं हो रहे, उनके पेट में मरोड़ यही आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान किस तरह से माशी तौर पे बेहतर हो रहा है और कैसे हो रहा है, और हुकूमत कैसे इकदाम कर रही है जो वो ख्वाबों में नहीं सोच सकते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब और हुकूमत वो इकदाम कर रही है, और इसी की उनको तकलीफ है, और इसी को सबूताज करने के लिए इमरान खान अपना नया एजेंडा दे रहा है पाकिस्तान में इंतशार का, बदअमनी का, बदहाली का, और लोगों को ऐसी बातें बताई जा रही हैं। ख़ास तौर पर मेरा पैगाम है उस नौजवान नस्ल के लिए कि जो नौजवान आइंदा पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे, जो अंदर पाकिस्तान के अंदर आइंदा एक किरदार अदा करेंगे, वो नौजवान होश के नाखुन लें, वो देखें कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान का मुहिब वतन कौन है। और कुछ नहीं तो गूगल पे सर्च करके इजराइल की अखबार का वो आर्टिकल पढ़ लें जिन्होंने इमरान खान के बारे में लिखा है। और इससे पहले डॉक्टर इसरार ने कई साल पहले ये लिखा था कि किस तरह से इमरान खान जो है वो किन किन चैनल से किस तरह आएंगे। ये तमाम बातें एक खुली हुई तारीख है। हमें पाकिस्तान को एक अच्छे माशी तरक्की की तरफ लेके जाना है, लोगों को रोज़गार देना है, पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करना है। पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, और ये किन इरादों में है, इनके तो इरादे सवाए तकरीब कारी के और मुझे कुछ समझ में नहीं आते। तो रिजवान साहब, आमिर साहब ने भी कहा है कि यकीनन जो अली अमीन गंडापुर ने ज़बान इस्तेमाल की, रियासत की रिट को चैलेंज किया, इदारों के खिलाफ अर्जा सराई की है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, तो ये तमाम चीज़ें किस ज़ुमरे में आती हैं? केपी के गवर्नर ने तो इस्तीफे का मुतालबा कर दिया अली अमीन गंडापुर से, वो एलिजिबल तो नहीं रहे जिस तरह की हरकत और सकनात उनकी हैं। हुकूमत को क्या इकदाम लेना चाहिए इस वक्त? लेकिन देखिए, उन्होंने किसके बारे में क्या जुबान इस्तेमाल की है उसको तो एक मिनट साइड पे रख दीजिए। उन्होंने जो आपके बारे में जुबान इस्तेमाल की है, ऐसी बेटियों के बारे में, ऐसी बहनों के बारे में जो मीडिया पे काम करती, उन्होंने जो मेरे बारे में जाती तौर पे जुबान इस्तेमाल की है, ऐसे लोग जो साफ़ी हैं, तबसरा निगार हैं और सहाफत के शोबे से वाबस्ता हैं, और उसके ऊपर उनकी पार्टी की तरफ से किसी भी अपना पशेमानी का इजहार भी नहीं है और उसका कोई तौजीह भी पेश नहीं कर रहे, यानी कि वो इसे अपनी एक राय समझते हैं और अपना हक समझते हैं। सर, आपने आज इनका सलमान अकरम राजा जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ओथ लिया, उनका स्टेटमेंट नहीं अभी आपने सुना, वो क्या कह रहे हैं? जी जी, उन्होंने एक दो बातों के जवाब पेश किए, लेकिन उन्होंने जो गाली आपको और मुझे दी है उससे वो बैक ट्रैक नहीं किए, बल्कि बानी पीटीआई ने कहा कि वो ये गालम गलोच करने के ऊपर अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं और उसकी पुष्ट थपथपा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपकी आजादी है, आपका एहतजाज वहां तक है जहां पे मेरी इज्जत नफ्स शुरू होती है। और सर, जिस लीडर की रिहाई की बात कर रहे हैं रिजवान साहब, जिस लीडर की रिहाई की बात कर रहे हैं, जो अडियाला जेल में बैठे हैं, उनकी जुबानी तो है जो ये सब बोल रहे हैं, उनकी जुबानी है और उनकी अप्रूवल से ये सारा स्क्रिप्ट आता है। लेकिन देखिए, आप किसी कम्युनिटी को सर, तो वो माजरत रजी साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी, तो ये जो बानिया पीटीआई ने जेल में बैठ के साफियों से बात की, ये साफी क्यों जाते हैं? ये तो वो साफी हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं बानिया पीटीआई को। ये उन सहाफियों को भी गौर करना चाहिए अपने रवैये के ऊपर, और ये हमारे सहाफी भाई जो हैं उन्हें इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए। सहाफियों की कोई तंजीम, औरत फाउंडेशन से लेकर खवातीन की कोई तंजीम ऐसी नहीं है जिसने इसको कंडेम ना किया, बिल्कुल, और सिंगल आउट हुए हैं वो पॉलिटिकली भी और सोशली भी, इस हवाले से कि यार आप ये किसी इंटेलेक्चुअल ने कहा था कि दुनिया के घटिया तरीन शख्स की पहचान ये होती है कि वो औरत की इज्जत नहीं कर सकता। अब मैं इससे आगे इसको एलेबोरेट नहीं करना चाह रहा, ये अंग्रेजी का मुहावरा था, मैंने उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया है। बहन की इज्जत करना, बेटी को एहतराम देना, माँ की इज्जत करना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने किस्मत वालों पे लिखा हुआ है। यहाँ तो लोग माँ के जनाजे छोड़ के पाउंड कमाने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं जा रहा। लेकिन आप देखिए कि यार आप किसी कम्युनिटी को एज ए होल कैसे कंडेम कर सकते हैं? ये मीडिया के ऊपर भी नशर नहीं हो सकता। मुझे तो अफसोस है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के जो मोती बखेर रहे थे वो बराह रास्त दिखा दिए। मेरा मतलब है कि कहीं तो कोई सेंसर होना चाहिए ना यार। वो गालियां बक रहा है भाई, वो आपके फॉल्ट लाइंस को हिट कर रहा है, वो एथनिक
हेटर्ड क्रिएट कर रहा है, वो नस्ली तासुब उभार रहा है, वो एक कम्युनिटी को दूसरे के ऊपर हमलावर होने की तरगीब दे रहा है। वहां पे मीडिया का सेंसर बनता था, हमारे मीडिया ने उसको सेंसर नहीं किया। ये इंतहाई गैर पेशा वराना और गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। और मैं समझता हूं कि इसी तरह से हमें ये बात बड़े तहम्मुल के साथ तय करनी पड़ेगी कि क्या इस सोसाइटी के अंदर हमारी बेटी महफूज रहेगी या गैर महफूज रहेगी। बिल्कुल ठीक पब्लिक बात है। प्लेसेस पे जाना हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। बिल्कुल सही बात ये है। ऐसी माइंड मेकअप कर दिया गया है सोशल मीडिया के जरिए। हमें एक दफा खड़े होके इस पे गौर करना चाहिए, इसे रिविजिट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। रिजवान रजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बेहतरीन बात आप ये की है। ऐसा ये कि इन तमाम सिनेरियो में जो हुकूमत है वो मईशत के इस्तेहकाम के लिए अभी भी अपनी एफर्ट जारी रखे हुए। बात करेंगे डिटेल में इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पीटीआई ने जो कि इंतशार की सियासत पर अभी भी गामजन है, और जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि जो जलसे की सूरत हाल रही, गो कि अवाम ने ये जलसा मुस्तरद कर दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने जा रहा है, मुख्तलिफ डेलीगेशंस आ रहे हैं, SCO का इजलास होने वाला है, चीनी वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, बहुत सारे अहम जो MOUs हैं वो साइन होने, ऐसे वक्त में ही ये PTI ने क्यों एक बार फिर अनारकी फैलाने की कोशिश की। मगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उसका तसलसल जारी है, इकदाम लिए जा रहे हैं, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ तेज़ी से पाकिस्तान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये कितनी बड़ी रुकावट बनेगा, इसी पर हम डिबेट जारी रखेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं अम्मारा मुजाहिद। आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बैरिस्टर आमिर साहब से बात करना चाहूँगी। बैरिस्टर आमिर साहब, आज KP के गवर्नर साहब ने जो है वो CM से, अमीन अली गंडापुर से जो है वो इस्तीफा तलब कर लिया है। यकीनन वो एलिजिबल उस तरह से तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन आप लोग का आगे क्या प्लान है? सिर्फ मुतालबा ही करेंगे या कोई प्रैक्टिकली हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है? देखिए, इसमें प्रैक्टिकली तो नहीं है। गवर्नर का जो इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उन्होंने ये समझा है कि क्योंकि वो वफाक की नुमाइंदगी भी करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और आइनी ओहदा है, तो वो समझते हैं कि ऐसा शख्स जो आइनी तौर पे वफाक के ऊपर भी हमला आवर हो और वफाकी इदारों के ऊपर भी हमला आवर हो, तो उसका जवाज़ नहीं रहता कि वो वज़ीर आला रहे। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल उनका मुतालबा है। लेकिन हम लोग उस जमात से तो तवक्को नहीं रख सकते किसी भी किस्म की कि वो आइनी काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर सबको सोचना है, पार्लियामेंट को भी सोचना है और इदारों को भी सोचना है। देखिए, अभी रजी साहब भी बात कर रहे थे कि अगर किसी सहाफ़ी के बारे में कोई बात की जाए, ख़वातीन के बारे में बात की जाए, तो लोग जवाब देते हैं। अगर किसी जज के बारे में बात की जाए तो अदलिया उस पर नोटिस लेती है। पार्लियामेंट के किसी मेंबर का इस्तेहकाक मजरू हो तो उनके प्रिविलेज मोशन आ जाता है और कमेटी बुला लेती है किसी को। लेकिन मुझे बताएं कि रियासत ने 2 इदारों को कहा है, एक फौज और एक अदलिया। इसके बारे में आपने जुबान को जरा लगाम देनी है और उनके बारे में कोई ऑल फॉल बातें नहीं करनी है, एहतराम करना है इन इदारों का। अच्छा, अदलिया के पास तो तौहीन अदालत का कानून है, वो तो थोड़ी बात पे, बल्कि उसे इतना बेदुरेग इस्तेमाल हुआ है कि मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को भी तौहीन अदालत में
हटा दिया गया, यानी हुकूमत तोड़ दी गई है तौहीन अदालत। लेकिन एक शख्स मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के सरबराह के खिलाफ, इस इदारे के खिलाफ उससे भी बुरी जुबान इस्तेमाल कर रहा है जो नरेंद्र मोदी भी नहीं कर रहा। अब आप मुझे सारे बताएं कि वो लोग क्या करें, उसका किसने जवाब देना है? क्या सहाफ़ी तो बाइकआउट कर लेंगे, आप लोग तो मीडिया पे जवाब दे देंगे। अब फौज के साथ कभी उनके इश्तिहारों पे हमला होता है, कभी कोर कमांडर के घर पे होता है, कभी शौदा के मुजस्मे जलाए जाते हैं, कभी उनकी अलामतों पे हमलावर हुआ जाता है, कभी उन्हें मीर जाफर मीरजादे कहा जाता है, कभी डर्टी हैरी कहा जाता है, कभी इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल जो वजीर आला ने कल की है। तो अब मुझे बताएं कैसे जवाब दिया जाए? अब ये मेरा सवाल है ना आपसे। तो फिर रियासत के अंदर जो इदारे हैं बाहम मुतसादम होंगे, फिर जमहूरियत को नुकसान होगा, जमहूरी इदारों को नुकसान होगा, जमहूरी जद्दोजहद को नुकसान होगा। तो ये किसने सोचना है? अगर पार्लियामेंट के अंदर भी यही आवाज उठेगी सिर्फ कि पार्लियामेंट की सिर्फ एहतराम करें और पार्लियामेंट ने जो आइन बनाया है उसमें जिन इदारों का एहतराम है उनका ना करें। अब आप ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। मैं समझता हूँ कि सर हुकूमत में भी तो आप लोग भी ना, इसी वजह से मैं पूछ रही थी कि कोई करारदाद लेकर आना है, क्योंकि देखिए कंडेम तो हम हर फोरम पे कर रहे हैं सीएम केपीके की। ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान ने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, साफ़ी बरादरी ने भी आज वॉकआउट किया है। हम प्रोग्राम भी इसीलिए कर रहे हैं, मतलब हम अपने तौर पे तो नहीं उनको हटा सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते। आप लोग हुकूमत में, इस वजह से मैं पूछ रही थी। नहीं, हुकूमत में तो हम नहीं है, हम तो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट। सर आईनी ओहदे तो है ना आप लोगों के पास? नहीं आईनी ओहदा, देखिए आईनी ओहदा पीडीएम की हुकूमत में आरिफ अलवी के पास था, तो क्या वो हुकूमत, आप कह रहे थे पीटीआई हुकूमत में शामिल है? आपसे सवाल है ना ये। तो ये देखिए इस तरह नहीं, हम बिल्कुल हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत को जहां जरूरत होती है हमारी सपोर्ट से ही हुकूमत कायम है। लेकिन ये भी तो पाकिस्तान में पहली दफा तजर्बा है जहाँ पे 17 सीटों वाला वजीर आला बन जाता है पूरे सूबे का, 250 से ज्यादा सीट्स वाले उसे सपोर्ट करते हैं। वहां पे एक बड़ी पार्टी बगैर वजारतों के सपोर्ट कर रही है और आईनी ओहदे पे बैठ के एक अपोजिशन को बुला रही है कि आइए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, न्यूट्रल ऑफिस है, आइए बैठे। इसलिए सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के अंदर उन्हें दावत दी कि आइए, अगर आपको वजीर आजम से इख्तलाफ है वजीर आजम से, लेकिन सदर के साथ बैठिए। ये तो वजीर आजम शहबाज शरीफ भी जब वो अपोजिशन लीडर में थे तब भी वो ऑफर कर चुके हैं कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि यही तो बताना है कि वो गैर सियासी रवैया है। ठीक है, चले, वो गैर सियासी लोग हैं। ठीक है, वो कभी भी सियासी चले। अब अमारा ने हमें, ठीक है, अमारा ने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारा बात तो यही हो रही है यकीनन कि हम मुआशी इस्तेहकाम उस वक्त लेकर आ सकते हैं जब पॉलिटिकली हमारे माहौल बिल्कुल सही हो। जो सियासी इस्तेहकाम है वो पहले होगा तो ही हमारी मईशत सही होगी। हुकूमत के जितने भी इकदाम हमने देखे इस वक्त बड़े अच्छे इकदाम रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत रही तब भी हमने देखा कि इनिशिएटिव ले लिया गया था SIFC को लेके, और फिर जो बैरूनी सरमायाकारी है पूरे मतलब इंटरनेशनली जो है एक डिप्लोमेसी चलाई गई, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। आप हुकूमती इकदाम को किस तरह देख रही हैं? जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर साहब की बात से इत्तफाक करूँगी कि हुकूमत के किसी भी इदारे को अब्यूज़ करना, उसके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना या करैक्टर असैसिनेशन करना किसी का, वो इंतहाई गलत है। किसी भी कंट्री के किसी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट होती है। सेकेंडली मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली फील कर रही हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इकोनॉमिक रिवाइवल में सीरियस है। अब इसमें 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक रिवाइवल में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि कंट्री इज़ गोइंग टूवर्ड्स द डिटोरिएशन, एवरीबडी नोज द इकोनॉमिक क्राइसिस विच इज़ वी आर गोइंग थ्रू। तो सबसे पहले तो ये कि टैक्सेशन, जनरल टैक्स जो हर आम आदमी को देना पड़ रहा है, उसको करने के बजाय आप सबको फाइलर करें। 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 1% कह लें, 1 से भी कम फाइलर हैं। तो अब बिजनेस कम्युनिटी है या जो एग्रीकल्चर साइड है उन लोगों के ऊपर टैक्सेस हों, ताकि टैक्सेशन फाइलर होना, बेसिकली फाइलर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। सेकेंडली मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कंट्री में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाए। तो अगर उनको इस्तेमाल में लाया जाए, वो इतने ज़्यादा हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कि उनसे 4 दफ़ा मुल्क का कर्जा उतर सकता है। टू बी सीरियस, आई एम रियली टॉकिंग अबाउट द मेजर फैक्ट्स। जी।
उसके बाद आप देख लें कि यूथ को इन्वॉल्व किया जाए। ये जो डिग्रीज लेके हमारी यूथ कशकोल लेके भीख मांग रही होती है नौकरियों के लिए, आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लाएं। एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी चेंजिंग लाई जाए, टेक्निकल एजुकेशन उसमें मस्ट कर दी जाए ताकि बच्चे अपनी डिग्रीज ख़त्म करने के साथ एक टेक्निकल डिग्री के साथ वो अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में आए और उनके लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि वो अपना काम कर सकें, अपना बिजनेस कर सकें, अपना स्टार्टअप ले सकें। ठीक, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये इनके ऊपर अगर अमल किया जाए तो कंट्री डेफिनेटली इट कैन गो टू द इकोनॉमिक रिवाइवल एंड डेवलपमेंट एज वेल। ठीक है। तो तायरा साहिबा, हुकूमत के लिए यकीनन मल्टीपल चैलेंजेस हैं। एक तरफ दहशतगर्दी की नई लहर हम देख रहे हैं, बल्कि मैं तो हैरान ये होती हूँ कि ये जो सीएम केपीके थे, इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से कोई बात नहीं की, अपनी गवर्नेंस के हवाले से कोई बात नहीं, केपीके के अवाम जो है उनके लिए कोई जो उनके अवामी इशूज़ थे उसको नहीं उठाया। बहरहाल वो जिस पैटर्न पे चल रहे हैं अपने बानी पीटीआई के हवाले से, वो तो चलेंगे ही। इस वक्त हुकूमत का कंसर्न सबसे ज़्यादा क्या है? मईशत के हवाले से है या जो सियासी इंतशार है इसको कम करने पर है? देखिए, मईशत तो प्राइम मिनिस्टर साहब की अवलीन तरजीह है। उन्होंने इसके लिए टैक्स फाइलर, मेरी बहन कह रही थी, उन्होंने हर शख्स को टैक्स डेट पे लाने के लिए जितने ताजर हैं पाकिस्तान पूरे में तकरीबन 40 लाख हैं, उन सब से कहा है कि वो टैक्स फाइलर बने ताकि उन्हें उसके बाद एक एक्नॉलेज किया जाए उनकी मुश्किलात को भी। अब बात ये है कि दहशत गर्दी भी अवलीन तरजीह है। आपने बिल्कुल सही कहा, अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ नहीं कहा। हकीकत यह है कि हमारा जो अमूर ख़ारजा की मिनिस्ट्री है, ये जो दहशत गर्दों ने पिछले दिनों हमले किए हैं, बलूचिस्तान में बस रोकी, उसमें पंजाबी कार्ड के लोगों को उतारा, आईडी कार्ड जिनके पास थे, और उनको गोलियां मार के शहीद किया गया। इसके अलावा भी उन्होंने दहशत गर्दों ने इसी तरह 2-4 वारदातें की जिसमें बेगुनाह शहरी फौत हो गए। फिर ये जो हमारे पुलिस के नौजवान थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनकी गाड़ी फंस गई, उनको भी इसी तरह शहीद किया गया। तो बात यह है कि हमारे मिनिस्ट्री जो फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने उन दहशत गर्दों का सुराग लगाया और उनके ताने बाने अफगानिस्तान से जाके मिले। तो उन्होंने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को भी वो लिस्ट मुहैया की कि ये लोग हैं जो पाकिस्तान आपकी बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और दहशतगर्दी करके जाते हैं। आप हमारे साथ इस दहशतगर्दी को काबू करने के लिए हमारे साथ चले। अभी तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है नासिर साहब, मुल्की मईशत में जो सबसे बड़ा हमें लूप होल्स नजर आ रहे थे वो ये था कि जितनी प्रोडक्टिव मुआशी पॉलिसी थी वो तसलसल के साथ जारी नहीं थी, मगर इस हुकूमत ने ये काम किया है। वो चाहते हैं कि वो हो या ना हो आगे, लेकिन जो मुआशी पॉलिसी है उसका कायम रहना, जारी रहना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। देखें, मुल्क कब तरक्की करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, ये एक कॉमन फिनोमेना है, हर 5 साल बाद नई गवर्नमेंट आएगी, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। देखिए, हम 70 साल से ना तो अपनी एजुकेशन ठीक कर पाए, ना हम अपनी हेल्थ को ठीक कर पाए। हम कोई भी इदारा उठा के देख लें, 60s में आपकी पीआई दुनिया की सबसे अच्छी पीआई थी, 60s में स्टील मिल दुनिया के टॉप की स्टील मिल थी। आज क्या हुआ? आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। आपकी स्टील मिल कोई बेच रहे हैं, बिक नहीं रही, पीआई बेच रहे हैं, बिक नहीं रहा। तो मसला कहाँ पे आया है? शायद हमें एज अ नेशन इस वो जो इमोशनल स्पीचेस हैं ना, उससे निकल के रियलिटी पे आने की ज़रूरत है और हमें उन तमाम नैरेटिव से हटने की ज़रूरत है जो हम बड़ा कॉमन लोगों में बेचते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि ये हो गया, फलाने ने ये कर दिया। खुदारा इकोनॉमिक्स पे इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल सही बात है। और अगर किसी चीज़ पे नहीं होते तो इकोनॉमिक्स पे इकट्ठे हो जाएं। दुनिया में आज़ादी का एक ही असूल है, जब आप इकोनॉमिकली मजबूत होंगे। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं, बहुत बेहतरीन बात की, आप आज़ादी को एंजॉय नहीं कर सकते। बहुत बेहतरीन बात की, और इसी बात पे जो मैं प्रोग्राम को क्लोज करना चाहूँगी, तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आखिरी में एक जुमला कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम और बदअमनी बिल्कुल पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। अगर मुल्क की खुशहाली चाहिए सबको एक पेज पर आना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पाना।